अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 सेकेंड ईयर होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम्योस्टेसिस को डिफाइन करते हैं, फिर उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो होम्यो का मतलब होता है स्टेडी और स्टेटिक का मतलब होता है स्टेट। तो इट मीन कि जो होम्योस्टेसिस है इसका मतलब है स्टेडी स्टेट, किसी चीज़ का एक लेवल पे जाकर रुक जाना, उसको हम बोलते होते हैं होम्योस्टेसिस। ओके, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट of body due to change or fluctuation in external environment, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ओके, क्या डेफिनेशन हुई कि जब आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, आपकी जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, बॉडी फ्लूइड्स को इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो ब्लड से रिलीज होता है, जो बाद में लिम्फ बन जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं सेल का। उसकी मेंटेनेंस का जो नाम है उसको हम नाम देते होते हैं होम्योस्टेसिस। बाहर जो मर्जी कंडीशन रहे, लेकिन हमने इंटरनल बॉडी की जो कंडीशन है उसको हमने कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम पे रखना है। वो कैसे रखना है वो बात की बात है। तो इसको हम बोलते होते हैं होम्योस्टेसिस। एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी इंटरनल चेंजेस को, जो भी इंटरनल चेंजेस आती हैं उसको क्या करता है, केप्ट एज नैरो रेंज। नैरो रेंज से क्या मुराद है कि इतनी माइनर चेंज होती है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कि बॉडी को उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, माइनर चेंज आता है नैरो लेवल पे, यानी कि हमारी बॉडी फिक्स नहीं है, बल्कि क्या करती है कि चेंजेस को नैरो कर देती है कि उस चेंज का हमारी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो इंटरनल चेंजेस होम्योस्टेसिस की वजह से नैरो रेंज पे रहते हैं। ओके, उसके बाद ये डेफिनेशन में आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है इसको आपने एक्सप्लेनेशन में समझना है, यानी कि नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या है कि जितनी भी स्पीशीज हैं हर एक के अंदर एक अडेप्टेड मैकेनिज्म है। ईच स्पीशीज के अंदर क्या होता है, ईच स्पीशीज हैव स्पेसिफिक अडेप्टेशंस। ओके, अडेप्टेशंस में जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसके मुताबिक उसने जो है वो रिस्पॉन्स करना है, वो उसकी अडेप्टेशंस है। और इसी अडेप्टेशंस की वजह से, इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से जो स्पीशीज है वो चेंजेस को नैरो लेवल पे रखती है। चेंजेस क्या रहती हैं, रिमेन एट नैरो लेवल, मतलब कि जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा नहीं हमें फील होंगी, बल्कि बॉडी उसको खुद ब खुद एडजस्ट कर लेती है, नैरो लेवल पे रखती है। तो ये मैकेनिज्म डिपेंड करता है स्पीशीज़ में, और स्पीशीज़ के अंदर जो अडेप्टेशंस हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, उसके बाद वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स के हमारे वेरी करते हैं, कंपोनेंट्स दैट वेरी, दैट ससेप्टिबल, यानी कि वो कंपोनेंट जो के चेंज हो सकते हैं, और वो ससेप्टिबल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला कंपोनेंट्स आता है वाटर एंड सोल्यूट्स, वाटर एंड सोल्यूट्स उसमें आएगा। ओके,
नंबर 1 ये हमारा ससेप्टिबल कंपोनेंट है जो चेंज हो सकता है। नंबर 2 टेम्परेचर। टेम्परेचर इज सेकंड मोस्ट ससेप्टिबल कंपोनेंट जो चेंज हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज द नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपकी बॉडी में कमुलेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो प्रोटीन से बनते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट एक तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना, इजेशन में फीसेस, वो नहीं, यूरिया अमोनिया जो यूरिनेशन में खारिज होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि ससेप्टिबल है, आपकी बॉडी के कमुलेशन हो सकते हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने जो आपके ये जो होम्योस्टेसिस है इसको प्रोसेसेस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रोसेस। को कौन कौन से प्रोसेस हैं होम्योस्टेसिस के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन ओस्मो रेगुलेशन। हम इसको किस में डिस्कस करेंगे? ओस्मो रेगुलेशन में। व्हाट इज ओस्मो मीन? ओस्मो मीन वाटर एंड सोल्यूट्स, रेगुलेशन मीन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स। सेकंड, टेम्परेचर की कंट्रोल को या रेगुलेशन को हम नाम देते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये सेकंड प्रोसेस है होम्योस्टेसिस का। एंड द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको हम नाम देते होते हैं एक्सक्रीशन। दीज आर 3 प्रोसेसेस जो 1 बाय 1 हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सोल्यूट्स एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट, दैट इज एक्चुअली होम्योस्टेसिस। ओके, ये हम प्रोसेसेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस डजंट मीन कि ये सिर्फ बॉडी के अंदर होती है, कि बॉडी लेवल पे, ऑर्गन्स लेवल पे होती है। होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल भी होती है, एट सेल लेवल। होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल, सेल में भी होती है। फॉर एग्जांपल कैसे? उसमें क्या होता है, अगर हम एक सेल ड्रॉ करें, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इंटरनल इन्वायरमेंट पड़ा हुआ है, बॉडी फ्लूइड है। मैंने पहले ही बताया इंटरनल इन्वायरमेंट मीन बॉडी फ्लूइड्स। वो मेरे पास ये मौजूद है और उसमें ये मेरे पास सेल हैं, कोई से 2 सेल पड़े हुए हैं। दीज आर सेल, ये सेल है और ये भी सेल है। बाहर क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा वाइडर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, वाइडर चेंजेस है। एरो बड़ा है, इसका मतलब है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाइडर चेंजेस है, एरो की लेंथ बड़ी है। बॉडी पूरी कोशिश करती है कि वो चेंजेस आपकी बॉडी पे ना पड़े। क्या होगा, लेट्स सपोज बाहर जर्म्स हैं, हमारी स्किन की पूरी कोशिश होती है कि वो कम से कम एंटर हो या ना हो। तो यहाँ पे एरो बड़ा है, इट मीन बाहर चेंजेस ज़्यादा हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में वही चेंजेस आके नैरो होगी। ये है नैरो का मतलब। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये वाला, और ये इंटरनल इन्वायरमेंट है जो सेल के बाहर फ्लूइड है, उसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब यही इन्वायरमेंट जब यहाँ पे मुख्तलिफ है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, वाइडर एज कंपेयर टू इनर, ये फिर वाइडर है। लेकिन जो सेल के अंदर भी यहाँ भी मैकेनिज्म है जिसने काम किया, जैसे मैंने स्किन की एग्जांपल दी, जर्म्स को कम कर रही है। सेल पे भी ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो चीज़ों को अंदर एंटर नहीं होने देते, कंट्रोल पूरा है सेल का भी। तो जब वो चेंजेस अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगी, दैट विल बी फर्दर नैरो। वो चेंजेस क्या होगी, वो फर्दर कम रहेगी, तो उससे हमारे सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। It mean homeostasis doesn't mean it only take place at body level, but it also take place at cell level. Okay? Another term. Homeostasis में basically कुछ students ये समझ लेते हैं कि जो homeostasis process है ये किसी चीज़ को fix कर देता है, don't fix anything, बल्कि ये किसी चीज़ को fix नहीं करता, किसी प्रोसेस को फिक्स नहीं करता। होम्योस्टेसिस डजंट मीन ये किसी चीज़ को फिक्स कर देगा। मैंने पहले ही बताया होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जो आपकी चेंजेस आनी है उसको क्या करता है, ये
rather it narrow changes, ये चेंजेस को नैरो कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। ये नहीं कि फिक्स कर दिया टेम्परेचर 37 है, इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि हमारा पूरी लाइफ में 37 ही रहेगा। क्यों? समटाइम चेंजेस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, कहीं कम भी होता है, ज़्यादा नॉर्मली फीवर जिसे आप कहते हैं। तो इसका मतलब है वो क्यों हुआ? डेफिनेटली वो किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको फीवर होता है, तो वो इन्फेक्शन को मारने के लिए आपका टेम्परेचर बॉडी बढ़ा देती है। नैरो चेंज आई है, उससे आपका क्या हो रहा है? इन्फेक्शन ख़त्म हो रहा है फीवर की वजह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि नैरोस करता है, फिक्स्ड कंडीशन को नहीं करता। इसी तरह एक एग्जांपल ले लें आप, जब हम ड्रास्टिक कंडीशन में रह रहे हों या अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रह रहे हों, तो बॉडी की ये पूरी कोशिश होती है कि जब पानी ज़्यादा है तो बॉडी को फ्लडिंग ना हो जाए, जब पानी ज़्यादा है तो इंटरनल इन्वायरमेंट ड्राई ना हो जाए। दोनों सूरतों में हमारी बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है। सर्दियों में हमें ज़्यादा यूरिनेशन होती है, गर्मियों में कम होती है। रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गर्मियों में आपको हीट की कम ज़रूरत है, आपको वेपरेशन की वजह से आपको कूलिंग मिलती है, इसलिए यूरिनेशन भी ज़्यादा है, कम है, और दूसरा जो है वो स्वेटिंग भी ज़्यादा है। जबकि सर्दियों की बात करें तो वहाँ पे स्वेटिंग कम है, यूरिनेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूरिनेशन का पर्पस ये है कि आपका पानी ज़्यादा लॉस हो, हमें पानी की कम ज़रूरत होती है सर्दियों में। सो इट मीन कि ड्रास्टिक कंडीशन वाटर कम है या ज़्यादा है, दोनों सूरतों में बॉडी डिफरेंट बिहेव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से उसको ये पता चलता है कि मैंने ये काम करना है। तो वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है जी कंट्रोल सिस्टम। अब कैसे पता लगता है बॉडी को कि मैंने रिस्पॉन्स करना है? वो कंट्रोल सिस्टम बताता है। हमारी बॉडी बिल्कुल एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की तरह ही काम करती है। तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। क्या पढ़ना पड़ेंगे हम? फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। और इसी का हम कंपैरिजन करेंगे बायोलॉजिकल और बायो कंट्रोल सिस्टम या बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम मीन बॉडी, और उसके बाद जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इसका मीन होता है इंडस्ट्री। अब लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री यूनिट है, ठीक है। ये फैक्ट्री रन कर रही है और इसको मेंटेन करने का जो टेम्परेचर है वो है 47। इसके एक साइड पे बना हुआ है कंट्रोल यूनिट जो मॉनिटर करता है चीज़ों को, और दूसरी तरफ यहाँ पे बना हुआ है हीटर और कूलिंग यूनिट, हीटिंग यूनिट या फिर क्या लगे हुए हैं कूलर, ठीक है। और पूरी जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, जो वाटर अंदर सर्कुलेट होगा वो कैसे जाना है, कितना ठंडा होगा, वो सारा दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं इंटरलिंक्ड हैं, ओके। और फैक्ट्री भी इन दोनों के साथ क्या है इंटरलिंक्ड है। अब ये एक मैंने एक इंडस्ट्री बना ली, इसकी टेम्परेचर जो रिक्वायर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या, किसी प्रॉब्लम की वजह से जो टेम्परेचर था ना इस फैक्ट्री यूनिट का, वो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया 42 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो फौरी जो है वो फैक्ट्री का टेम्परेचर मॉनिटर करेगा कंट्रोल यूनिट, ओके। डिटेक्ट किसने किया? कंट्रोल यूनिट ने। डिटेक्शन हुई, कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, मॉनिटर भी होगा, सेंसर भी होंगे, रिस्पॉन्सर भी होंगे, रिस्पॉन्स करने वाले यूनिट भी होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसको मॉनिटर किया किसने? सेंसर ने। सेंसर ने जैसे सिग्नल भेजा, सेंस करने के बाद वो कहाँ पहुंच गया? कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? एडजस्ट करेगा टेम्परेचर को, कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ। जिस तरह हमारा बिहेव ये ब्रेन कंट्रोल करता है चीज़ों को, इस तरह कंट्रोल यूनिट होते हैं फैक्ट्रीज में, और वो सिग्नल भेजेगा टवर्ड्स किस तरफ? कूलर को।
रिस्पॉन्स कौन करेगा? कूलर यूनिट, कूलिंग यूनिट, यानी कि ठंडे पानी वाला जो यूनिट है वो एक्टिव होगा, वो कूलर एक्टिव हो जाएंगे, ठंडा पानी फैक्ट्री के पाइप्स में से गुजरेगा और जो टेम्परेचर है वो आपका इस प्रोसेस की वजह से अगेन डाउन हो जाएगा, किस तक? 40 डिग्री सेल्सियस तक, तो फैक्ट्री रन करने लग जाएगी। यानी कि 40 से टेम्परेचर बढ़ा, सेंसर ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल यूनिट ने टेम्परेचर एडजस्ट किया कि इतना कम करना है, किसको सिग्नल भेजा, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम है, हीट कूलर को कूलिंग यूनिट से पानी ठंडा मूव किया, कितना ठंडा होगा वो कि बस 2 डिग्री टेम्परेचर गिर जाए, तो उससे आपका टेम्परेचर 40 हुआ, फैक्ट्री दोबारा काम करने लगी। दिस इज फिजिकल कंट्रोल यूनिट, ठीक है, नो लिविंग यूनिट, ठीक है। और जो लिविंग यूनिट है, इस तरह हमारी बॉडी की जो चेंजेस रिसीव करते हैं वो होते हैं रिसेप्टर्स। क्या होते हैं वो? रिसेप्टर्स, जो एज ए सेंसर काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी आइस की लाइट आई, आइस के सेल्स ने हमें सेंस कर लिया कि लाइट आ रही है, और इसने मैसेज कहाँ भेजा? कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेटर है वो। कोऑर्डिनेटर किसको कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, यानी कि ब्रेन। ब्रेन हमारा कंट्रोल यूनिट है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ने मैसेज किया, आइज के उसने मैसेज भेजा यू शुड ब्लिंक, आपको बंद हो जाना चाहिए, तो आइज मसल ने रिस्पॉन्स किया, तो ये चीज़ें क्या होगी? हमारी इफेक्टर्स जो क्या करती हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। तो इट मीन हमारी बॉडी भी समथिंग लाइक फिजिकल सिस्टम, बिल्कुल पैरेलल इसके काम करती है जिस तरह एक फिजिकल यूनिट काम करता है। तो इसी तरह अगर हमारे वार्मथ सीजन है, वार्मथ इन्वायरमेंट है, यानी कि वार्मथ सेशन चल रहा है, सीजन है, तो हमारे कौन से यूनिट एक्टिव होंगे? कूलिंग यूनिट, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट हमें मिलने के लिए वो एक्टिव हो जाएंगे, और उससे हमारा टेम्परेचर क्या होगा? हमारा टेम्परेचर डेफिनेटली फॉल कर जाता है। यहाँ टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज, कूलिंग यूनिट एक्टिव, स्वेटिंग होगी, पानी ज़्यादा पिएंगे, ठंडी खुराक खाएंगे और टेम्परेचर आपका गिर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक? इन्वर्टर्स जो आपके इफेक्टर्स हैं, जो आपके इफेक्टर्स हैं, यानी कि जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है, इफेक्टर्स इनवर्स रिस्पॉन्स, उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। इफेक्टर्स इनवर्स रिस्पॉन्स, यानी कि बाहर गर्मी है, बॉडी क्या कर रही है? आपको कूलिंग दे रही है, ठीक है। बाहर पानी ज़्यादा है, बॉडी क्या कर रही है? पानी कम करने की कोशिश करती है। बाहर पानी कम है, बॉडी क्या करती है? पानी रिटेन करने की कोशिश करती है। दीज आर ऑल and most of the function in your body that is controlled by negative feedback mechanism. What is negative? कि जो factors हैं वो reverse काम करें as compared to change in external environment. So this is all about introductory lecture of homeostasis के homeostasis actually क्या करने की कोशिश करती है? It maintain your body and it works like a factory, like a physical control unit। और उसके नतीजे में ये जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, ये साइड बॉक्स में एक येलो टेबल बना हुआ है, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अडेप्ट कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, और एडेप्टेशंस का नाम ही सर्वाइवल है। तो दूसरा फ़ायदा क्या होगा? जो स्पीशीज़ अडेप्ट कर जाती हैं वो सर्वाइव भी करती हैं, और उससे हमारा एवोल्यूशन में भी ये होम्योस्टेसिस के जो प्रोसेस हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ होम्योस्टेसिस जो साइड बॉक्स में लिखी है। तो यहाँ तक आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, इन्वायरमेंट, और उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स।